बहुत मैनेज कर दिया। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सत्ता के संग्राम में आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली और रोड शो के जरिए करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा बंगाल और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा और योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने कसी कमर। आज रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की कमान संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल ओडिशा और प्रियंका यूपी में करेंगी प्रचार। विपक्षी गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की होगी रैली। मायावती समेत बाकी दल के नेताओं ने की झोंकी ताकत। राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा। एचसीएल खदान में फंसे 14 अधिकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड जंगल की आग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्द उपाय करने के दिए थे निर्देश। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम से आज भी रांची में ईडी करेगी पूछताछ। कल भी कई घंटों तक उनके पीएस और घरेलू सहायक के घर से बरामद करोड़ों के कैश के बारे में किए गए सवाल जवाब। कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में मेरिल स्ट्रीप पाल्मे d'Or से सम्मानित। भारत मंडप का आज होगा उद्घाटन। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस में बरकरार। और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब 5वें चरण के प्रचार ने धार पकड़ ली। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। यहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा 3:15 बजे के आसपास ढिंडोरी में होनी है और उसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण में दूसरी रैली शाम करीब 5:15 बजे करेंगे। कल्याण की जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए रोड शो करने के लिए जो उसका समय है वो लगभग 6:45 बजे के आसपास तय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और ओडिशा में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो सीरमपुर लोकसभा सीट पर ताल ठोक रहे भाजपा प्रत्याशी के लिए हुगली के मोसात बाजार में रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद ओडिशा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। यहां वो एक चुनावी जनसभा और रोड शो भी करने वाले हैं। अमित शाह अस्का लोकसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कटक में शाम 5:30 बजे रोड शो का कार्यक्रम है। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले बिहार के पूर्वी चंपारण में होंगे और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। बात करें नड्डा की तो वो पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में रैली करने वाले हैं। फिर बंगाल होगी रवानगी, जहां दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। फिर बांकुरा में एक रैली होनी है। बंगाल के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष ओडिशा के खोरदा में पार्टी पद अधिकारियों की बैठक लेंगे। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी के नेताओं की एक पूरी फौज इन दिनों प्रचार में जुटी है। खुद प्रियंका गांधी यहां अपने भाई राहुल गांधी की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जबकि आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी प्रचार के लिए मैदान में कूद रहे हैं।
खड़गे आज रायबरेली के अलावा अमेठी में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अमेठी में पार्टी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा पर दांव खेलकर खुद के लिए चुनौती बड़ी कर दी। दोनों ही जगह 20 मई को मतदान होना है। राहुल और प्रियंका गांधी की बात करें तो आज राहुल गांधी ओडिशा के बोलंगीर में चुनावी दौरे पर रहेंगे। ये राज्य में राहुल की तीसरी रैली होगी। वहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अकोड़िया, ऊंचाहार, मतीनगंज में चुनावी प्रचार करेंगे। विपक्षी गठबंधन भी आज धुआंधार प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रैलियों के जरिए गठबंधन की मजबूती के लिए मैदान में उतर रहे हैं। केजरीवाल आज दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करेंगे। 4 चरण के चुनाव के बाद अब बीएसपी भी अपने प्रचार को और धार दे रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती आज यूपी के बांदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। बात बिहार की करते हैं, जहां की 40 लोकसभा क्षेत्रों में एक हाजीपुर पर इस बार पूरे देश की नजरें हैं। एनडीए से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कायम करने की जंग में जुटे हैं। वहीं इंडी गठबंधन में आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम स्थानीयता और तेजस्वी यादव के मंच के जरिए जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हाजीपुर से 8 बार चुनाव जीत चुके रामविलास पासवान के चलते ये सीट इस बार हॉट सीट के रूप में सुर्खियां बटोर रही है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया। लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में करेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर विकास के बारे में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो, जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला
एक तरफा न हो। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में युवा जोश और नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने अपने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पर दाव लगाया है। चौथे चरण में जनता 20 मई को गज और ग्राह के पावन क्षेत्र से किसे संसद में भेजती है, ये 4 जून को पता चल सकेगा। हाजीपुर से कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात फैजाबाद की, जहां से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में हैट्रिक बनाने के लिए उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से वो वर्ष 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर संसद की दहलीज तक पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र फैजाबाद के अयोध्या में 500 वर्षों बाद राम मंदिर निर्माण और प्रधानमंत्री के अगुवाई में किए गए विकास कार्यों से जीत की आस है। अयोध्या में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह से विशेष बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में। फैजाबाद से बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को। उनसे बातचीत करते हैं। लल्लू सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण की योजना चलाया, जो पूरे देश में विकास के काम किए, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, तथा प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो 500 सालों से संघर्ष हो रहा, उस मंदिर के निर्माण के अवरोध को समाप्त करके भव्य मंदिर का आज जो निर्माण हुआ, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अयोध्या का जो विकास प्रारंभ हुआ है, इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी के बीच में हम सब कार्यकर्ता मोदी जी के लिए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद देखें तो अयोध्या चर्चा में है पूरी दुनिया में, और पूरी अयोध्या बदली सी नज़र आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने इसका जिक्र भी किया, तो आपको लगता है कि चुनौती वो आसान हुई होगी फैजाबाद में आपकी? हमारा तो अपना मानना है कि चुनौती पूरे देश में कहीं नहीं, और अयोध्या की तो बात ही अलग है। अयोध्या पूरा राममय है, फैजाबाद लोकसभा पूरा राममय है, और प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके कारण अयोध्या का जो विकास हो रहा, उसके कारण आम आदमी जो है बहुत खुश है। यूपी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पीडीए का एक नारा दिया है, तो किस तरह से उसे देखते हैं? और वो बहुत जोर दे रहे हैं तमाम सीटों पर। देखिए, उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। समाज में स्वीकारता आज मोदी जी की, आम आदमी मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी को अपना जो है अभिभावक मानता है। आम आदमी को के मन में यह विश्वास हो गया है कि मोदी जो हैं वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, दुनिया में भारत का सम्मान जो मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए आम आदमी और किसी को कोई महत्व नहीं दे रहा, ना किसी के बारे में कोई विचार कर रहा। जब अयोध्या में हम हैं तो अयोध्या को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाने की ओर आगे ले जाया जा रहा है। दावा है कि अगले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि संकेत तो मिल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जन और धन दोनों की दृष्टि से यह अयोध्या नगरी होगी, प्रभु श्री राम का स्थान होगा।
लल्लू सिंह जी बीजेपी उम्मीदवार हैं, फैजाबाद से 2 बार लगातार 2014 और 19 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सामने है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी। तो इस तरह से हम अलग अलग सीट पर जाकर उम्मीदवारों से उनके दावों के बारे में जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा सफ़र जारी रहेगा। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां कल रात बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं। यहां खेतड़ी इलाके में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट टूट गई। इसके चलते कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम समेत कंपनी के कई अधिकारियों के फंसे होने की खबर है। खदान में फंसे सभी अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के से आ रही झुंझुनू से, जहां HCL खदान में फंसे 14 अधिकारियों में से 3 अधिकारियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लिफ्ट खराब होने की वजह से ये हादसा पेश आया है और यहाँ पर लिफ्ट टूटने की वजह से HCL के खनन में फंसे हैं कई लोग। खासतौर पर यह बताया जा रहा है कि जो शाफ्ट का पिंजरा था उसकी एक रस्सी टूटी है, जिसकी वजह से जो अंदर निरीक्षण करने गए अधिकारी थे वो भी फंस गए और अभी 3 अधिकारियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 14 अधिकारी खदान में फंसे थे। लिफ्ट खराब होने की वजह से हादसा सामने आया, 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सब जगह फ़ोन किए हैं और सबसे पूरी स्थिति का जायज़ा लिया है। CO साहब से भी स्थिति का जायज़ा लिया है, SDM साहिबा को भी यहाँ बुलाया है, कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की है और रेस्क्यू टीम लग रही हैं। मेडिकल की 6-6, 7-7 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हैं। सब लोग दुआ भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सेफ निकलें और सब लोग पहुँच चुके, डॉक्टर्स भी नीचे पहुँच चुके। रुक करते उत्तराखंड का, जहां के जंगलों में लगी आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करने वाला है। इससे पहले 8 जून को सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्द उपाय करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बारिश या फिर कृत्रिम बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी हैं और सब मानवीय हैं। सरकार के वकील उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने बताया कि वन्य जीव क्षेत्र का केवल 0.1 हिस्सा ही आग की चपेट में है। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते में लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हुए। आग से 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। झारखंड सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। वहीं मंत्री आलमगीर से मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने तकरीबन 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। ईडी ने उनको 6 मई को उनके ही PS के घरेलू सहायक के फ्लैट सहित अन्य ठिकानों को मिलाकर कुल 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी। आलमगीर आलम से इसी सिलसिले में पूछताछ हो रही थी। वो मंगलवार को सुबह 10:30 बजे ही ईडी कार्यालय पहुंचे और देर शाम तकरीबन 8:30 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकले। 77वां कान फिल्म महोत्सव कल फ्रांस के कांस में शुरू हो गया। दुनिया का ये सबसे लोकप्रिय फिल्म महोत्सव प्रसिद्ध निर्देशक और संगीतकार क्वांटीन ड्यूपियक्स की फ्रांसीसी कॉमेडी द सेकंड एक्ट के साथ शुरू हुआ। भारत पहली बार कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही महोत्सव में आज भारत मंडप का उद्घाटन प्रख्यात फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में किया जाएगा। कान में भारत मंडप भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक अहम मंच के रूप में है, जिसमें उत्पादन कार्य और सहयोग को बढ़ावा देना,
क्यूरेटेड ज्ञान के जो तमाम अलग अलग सेशंस हैं, वितरण सौदे कराना, स्क्रिप्ट की सुविधा, बिजनेस टू बिजनेस की यानी B2B की जो बैठकें हैं, दुनिया भर के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कर्मियों के साथ नेटवर्किंग शामिल की जाएगी। इसी के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया और इस मंडप का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उद्योग भागीदार के रूप में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग के साथ करेगा। कान फिल्म महोत्सव के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में NFDC द्वारा कान में भारत मंडप का आयोजन किया गया। भारत मंडप को विश्व के सूत्रधार का नाम दिया गया है, जो भारत और विश्व फिल्म व्यवसाय के बीच संबंध को दर्शाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंडप की एक झलक हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम आ चुके हैं भारत पवेलियन में और आते ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक लुक दिया गया है भारत पवेलियन का, साथ ही नाम भी दिया गया है सूत्रधार ऑफ द वर्ल्ड। ये डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से। सूत्रधार की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सूत्रधार यानी जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है। अगर आप न्यू लुक की बात करें भारत पवेलियन की तो यहाँ पर कई सारे रंगों में इसे हर एक पहलू को समझाया गया है। साथ ही ये कियोस्क भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो यहाँ आ सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ही अगर मीटिंग्स की बात करें तो 200 से ज़्यादा मीटिंग शेड्यूल्ड हैं। और साथ ही एक अनोखा यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है स्पीड डेटिंग का। जी हाँ, हम समझते हैं स्पीड डेटिंग जो होती है वो डेटिंग से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से होगा। NFDC के द्वारा आयोजित, साथ ही FICCI के द्वारा मैनेज किया गया ये जो जगह है, यहाँ पर B2B मीटिंग्स होंगी, स्पीड डेटिंग बातें होंगी, साथ ही सेशंस होंगे, कई सारे डिस्कशंस होंगे और यहाँ पर एक ये हॉटस्पॉट होगा मिलन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के लोग और साथ ही भारत के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो पॉलिसीज़ होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो भी यहाँ पर निर्वाह किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत पवेलियन जो है वो भारत पर्व तो मनाएगा ही, साथ ही भारत की जितनी भी बातें होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को फिल्मिंग डेस्टिनेशन, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो हम चाह रहे हैं, साथ ही दुनिया के साथ में जो हमारा जुड़ाव हो रहा है फिल्म जगत को लेके, वो भी यहाँ पर रेखांकित होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होना है। दोनों टीमें गुवाहाटी के बार सपारा क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ने वाली हैं। मौजूदा सीजन में राजस्थान का सफर शानदार रहा। राजस्थान की टीम अब तक खेले गए 12 मैचों में 8 में जीत दर्ज कर 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम 12 से 14 मुकाबले जीतकर पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है। आज के मैच में राजस्थान की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं पंजाब किंग्स की कोशिश जीत के साथ अपना सम्मान बचाने की होगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व करने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला। देश के प्रसिद्ध और प्राचीन धर्म ग्रंथ की श्री रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की जो 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि एशिया प्रशांत के उन 20 वस्तुओं में शामिल है जिन्हें 2024 संस्करण के लिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। आप इस रिपोर्ट का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आगे दिखेंगे नया सवेरा। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदया लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र मामलों की विश्व स्मृति समिति MOWCAP की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में हुई। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों, सहृदया लोकन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र का एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं
रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदयालोक लोकन वो महान रचनाएं हैं जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे, मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श और प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करता है। अब इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है। ये साहित्यिक जगत में और निस्संदेह जो हमारा अकादमिक जगत है, विशेषकर जो लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बहुत एक तरह की प्रेरणादायी चीज़ है, क्योंकि हम अपनी ग्रंथ परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी प्राचीनता कितना पुरातन है और उसके साथ ही उसकी क्या वैधानिकता है, ऑथेंटिसिटी है, ये जो है वो रीजनल रजिस्टर के नॉमिनेशन से सिद्ध होता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित MOWCAP की बैठक में संयुक्त राष्ट्र से 38 प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। इस बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के डीन और कला निधि प्रभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भारत की ओर से 3 प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया। इनमें सहृदय लोक लोचन की पांडुलिपि, भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण पाठ, पंचतंत्र की पांडुलिपि और तुलसीदास के रामचरितमानस की चित्रित पांडुलिपि शामिल थी। भारत की जो हमारी विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है, उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। इन पांडुलिपियों का यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है, जो देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।